नमस्कार। इंडिया एनालिसिस प्रत्याशियों पर पशुपेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव की जंग और जंग के पहले प्रत्याशियों का चयन, अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की ही तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर एक बार फिर बाजी मार ली है। उसने अपने 24 जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो सूची जारी कर दी है और अभी 5 लोकसभा सीटें होल्ड पर हैं। दूसरी तरफ अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की अभी एक भी सूची नहीं आई है। लगातार दिल्ली में मंथन चिंतन बैठक चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है। 29 में से 29 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के पास अगर देखा जाए 2019 के परिणाम देखे जाए तो सिर्फ एक सीट उसके पास है। हालांकि आज पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दावा किया कि वो 12 से 13 सीटें जीतेंगे। लेकिन अभी प्रत्याशी चयन को लेकर पशुपेश है। क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की, उसी को एनालिसिस करके, उसी का विश्लेषण करके एक एक सीट पर कांग्रेस रणनीति बना रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सवाल उठाती है कि उनके पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नियत है। दूसरी तरफ ये भी कहती है कि उनके पास चेहरे नहीं हैं। जितने वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके साथ ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो 5 ऐसी सीटें हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी भी उन सीटों पर पशुपेश है। वो कौन से चेहरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर आखिर क्यों इस तरह की जो चीज़ें हैं, कांग्रेस क्यों अभी तक अपनी सूची जारी नहीं कर पाई, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों 5 सीटों को होल्ड पर रखा है। आज हमारी इसी पे चर्चा होगी, बातचीत होगी, विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा। मैं सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। तो 3 खास मेहमान हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रोहित नायक जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है रोहित जी आपका। हमारे साथ में है वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। वंदना जी स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ में है। रमेश जी भी आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, जिस तरह से प्रत्याशी चयन को लेकर देखा जाए तो हमने विधानसभा चुनाव के समय भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी सूची जारी की थी। अब जब हम लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें भी उन्होंने 24 नाम अपने अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी पशुपेश की स्थिति में है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? नहीं राजेश जी, पहले तो यदि भाजपा आज की तारीख में पहले सूची जारी कर रही है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई बार बहस में हम लोग साथ रहे और मैंने ये बात रखी कि जिस तरीके से सूची जारी करने का जो चलन है वो भाजपा में है, उस तरह का चलन कांग्रेस ने विकसित आज तक नहीं करा है। कांग्रेस दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट्स, दूसरे तरह के विश्लेषणों में विश्वास रखती आई है और चूंकि हर तरीके से हर स्तर पे भाजपा ने जो भी रणनीति बनाई उसमें कांग्रेस थोड़ी सी कम नजर आई, क्योंकि चुनाव में उनको जनता ने दरकिनार किया। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। कांग्रेस सज्ज है। बड़े नेता भी जो मुख्य रूप से अस्वस्थ हैं, जिनने एक पूर्ण रूप से पूर्णकालिक एक आयु वर्ग को अचीव कर लिया है, वो थोड़ा सा इस मेहनत और इस लड़ाई में साथ देने के लिए स्वास्थ्यवश तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी तरह का कोई डर या भय है कि चुनाव में क्या परिणाम आएगा। चुनाव जब इतना सीजन हो जाता है, पॉलिटिशियन तो इस बात को नहीं देखता कि चुनाव में
हार होगी या जीत होगी, उनको जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। हमें जो जानकारी लगी है, जिस तरीके से कांग्रेस की अभी न्याय यात्रा चल रही है, राहुल जी मध्य प्रदेश में है, कल वो राजस्थान एंटर करेंगे। राजस्थान एंटर करने के बाद कम से कम 2 राज्यों का विश्लेषण संपूर्ण हो चुका होगा। संभावितों की सूची ऑलरेडी पेपर में भी जारी हो चुकी है। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी इस बात को कहा है कि हमने संभावितों की सूची पे काम कर लिया है, और दिल्ली में भी इस पे मंथन चल रहा है कि किसको कहां पर लड़ाना उचित होगा। ये ज्यादा तैयारी और ज्यादा जल्दी सूची जारी करने से ज्यादा अति आत्मविश्वास की कहानी भाजपा के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा लगती है मुझे, क्योंकि उनको इस बात का दम है, जिस तरीके का परिणाम इतने चुनाव में आया है, कि मुझे लगता है कि उनको अब इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि वो किसी को भी लड़ा दे। उनको लगता है कि कोई भी लड़ेगा तो वो जीत ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये अति आत्मविश्वास की कहानी ज्यादा है, तैयारी की कम। और जो अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की क्योंकि मध्य प्रदेश का जो लेग रहा है उसमें अभी बहुत कम गैप होता है, बहुत कम समयावधि मिलती है लोकसभा चुनाव के लिए, और जो विधानसभा के जो परिणामों के बाद जो भी बातें भाजपा द्वारा कही गई थी उसका एक बहुत बड़ा असर हमें लोकसभा में देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो अभी तक कहीं से कहीं तक भी पूरे नहीं हो पाए, बल्कि उनकी तरफ बढ़ने की भी जो कदम बढ़ाए जाते हैं किसी एक दिशा में कि हमें कोई एक टारगेट अचीव करना, वो भी नहीं दिखे हैं अभी। तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि जिन लोगों को सत्ता मिली है, जो लोग अभी भाजपा बदलाव के तहत आए हैं, वही आत्मसात नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से सरकार को चलाना है। डॉक्टर रोहित नायक, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में आता हूं, है। वंदना त्रिपाठी जी के पास में आता हूं। वंदना जी वो कह रहे हैं मुझे हमें कोई जल्दबाजी नहीं रहती, अगर हम विधानसभा की बात करें तो पूरे सोच समझ के, और अब जब लोकसभा है तो एक बेहतर रणनीति के तहत। और हालांकि अब तो आपके कैंडिडेट भी सामने आ गए हैं, वो भी तमाम तरह के जो गुणा गणित है कांग्रेस देख रही होगी, किस तरह के समीकरण हैं, किस तरह से फैक्टर हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आपने 24 नाम तो एक झटके में घोषित कर दिए, लेकिन 5 पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या इसके पीछे की वजह मानती हैं वंदना जी, या फिर जो कुछ डॉक्टर रोहित नायक जी कह रहे हैं उनका आप जवाब देना चाहेंगे? शुभ संध्या। देखिए, रोहित जी जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी के विषय में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमने सूची जारी कर दी और 24 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई विषय में अपनी बात रखती हूँ, उसके बाद में इनके विषय में आऊंगी। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी द्वारा, पैनल द्वारा लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड तक गई। प्रदेश के संगठन ने पूरी तरह से मंथन, विचार और विमर्श करने के बाद ये लिस्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी, जहां पर इस लिस्ट पर पुनः मंथन होने के बाद 24 प्रत्याशियों की सूची आपके सामने हाजिर है। अब दूसरी चीज कहें हम चुनाव की तैयारियों को लेकर, जैसा कि रोहित जी कह रहे हैं कि हमें ये अति आत्मविश्वास है, तो अगर ये अति आत्मविश्वास हमें होता तो क्यों हम इतने पहले से अपने लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक सबको नियुक्त करते। हमने अपनी ग्राउंड लेवल की तैयारी करी है। हमारे प्रत्येक बूथ पर परिवार लेखन का कार्य हो चुका है। हमारी सारी सूचियों का एक बार सूचियां सारी चेक करी जा चुकी है। हमारे बूथ पे जो बीएलए बैठे हुए, बूथ अध्यक्ष बैठे हैं, तो वो सारे कार्य भी हमने कर लिए हैं। तो हम तो ग्राउंड से लेके, स्क्रैच से लेके टॉप तक काम कर रहे हैं। आपने देखा हमारे जो क्लस्टर्स हैं वहां पे राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास हो चुके हैं। लोकसभा है वहां पे जो अपने प्रदेश के नेता है उनका प्रवास हो चुका है। जिले स्तर के जो नेता है वो मंडल पर प्रवास कर रहे हैं। गांव चलो अभियान जैसे अभियान चला चुके हैं। तो ये सब अति आत्मविश्वास नहीं है, ये मेहनत कहलाता है माननीय। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सूची पर सवाल उठाने के बजाय इस चीज की चिंता कर ले कि अब बहुत जल्द हमारे सामने आचार संहिता की तिथि आ जाएगी और उसके बाद हमारे चुनाव की तिथि भी घोषित हो ही चुकी है। लगभग हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि आपके प्रत्याशी कौन होंगे। आपकी अभी तक सूचियां जारी नहीं हुई। आप बस कहते हैं कि विचार विमर्श चल रहा है। उसका कारण ये है कि जो आज राजेश जी ने कहा कि ना आपके पास नीति है ना नेतृत्व है। उसके साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये वंदना जी, मैंने नहीं कहा है, ये आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं मैंने उसी को कोट किया है। वंदना जी,
तो अब इस पे एक और पॉइंट ऐड हो जाता है कि अब आपके पास नेता भी नहीं बचे चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि सारे लोग आपके दल का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी विचारधारा परिवार से जुड़ रहे हैं और आपकी पार्टी जो है वो गुटों में बट चुकी है। चलिए मैं आता हूं चलिए मैं आता हूं अब रमेश शर्मा जी के पास में आता हूं। रमेश शर्मा जी, जिस तरह से हम बात उसी पॉइंट पर आते हैं कि जिस तरह से सूची की बात जब आती है, पहले अगर सूची आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स उस कैंडिडेट को जरूर मिलता है अपनी तैयारियों को लेकर कि बेहतर तरीके से समय उसको मिल जाए। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, उसके पहले अगर कैंडिडेट घोषित हो जाए तो फिर उसकी जो वर्किंग है शुरू हो जाती है। क्या माना जाए कि कांग्रेस अभी इस चीज़ों से अभी थोड़ी पिछड़ी हुई है, या दूसरी तरफ क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि नहीं इनके कैंडिडेट सामने आ जाए फिर उसी के अनुसार हम अपनी जमावट करेंगे, क्योंकि वो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं और आज ही पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का जो बयान आया है वो कह रहा है कि हम 12 से 13 सीटें जीतेंगे। रमेश जी क्या कहेंगे? मोटे तौर पर चुनाव में हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है। वो पिछले चुनाव से जो रणनीति भाजपा ने अपनाई हुई है, अपेक्षाकृत थोड़ी आक्रामक रणनीति अपनाई हुई है, ये हमने इन 5 विधानसभा के चुनाव में भी देखा और उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में भी देखा कि भाजपा आक्रामक तरीके से रही। और चुनाव के लिए उम्मीदवार का समय से पहले घोषित करने का एक लाभ जो सबसे बड़ा मिलता है वो ये मिलता है कि यदि उम्मीदवार के नाम को लेकर के किसी क्षेत्र में कोई असंतोष हो तो पार्टी के वरिष्ठ लोग या संगठन के लोग मिलकर के उस असंतोष को दूर कर लेते हैं। ये हमने देखा था विधानसभा चुनाव में भाजपा में, तो जो पहली उन्होंने सूची जारी की थी कुछ उम्मीदवारों को लेकर के था। भाजपा की इस सूची में भी कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन उम्मीदवारों को लेकर के स्थानीय स्तर पर अलग राय हुई। जैसे हम बात करें तो झाबुआ की सीट की हम बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं या होशंगाबाद सीट की बात कर सकते हैं, तो ये जो सागर की सीट की हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो उम्मीदवार होते हैं ये कहीं ना कहीं पहले आपस में मिलकर के एडजस्ट कर लें, सारे लोग काम में लगे। इस रणनीति में सफल रही थी भाजपा पिछली बार। तो मैं समझता हूं उसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने उम्मीदवारों की 24 लोगों की सूची जारी कर दी है। धार है, इंदौर है, उज्जैन है, छिंदवाड़ा है, ये सीटें अभी उनकी बची हुई हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इन 5 में से 2-3 नाम अगर कल या परसों में घोषित कर दें, बुधवार तक घोषित कर दें या गुरुवार को घोषित हो जाए तो भी उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक बात और है, जिससे तरह मैंने ये कहा कि ठीक है कि पहले सूची घोषित करने से एक कैंडिडेट को स्पेस मिल जाता है काम करने का, लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से जिन चीज़ों को लेकर सामने है, चाहे वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर लें या फिर मोदी की हम गारंटी की बात कर लें, फिर तो वो कभी भी अपनी सूची जारी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ऑल इज वेल है सब। बात ये कहने के लिए तो ठीक है कि राम मंदिर को लेकर के वातावरण बना है और मोदी जी का नाम है, लेकिन फिर भी मान करके चलिए कि हमेशा थ्री टायर की स्थिति होती है। एक तो वो लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे वो होते हैं चुनाव लड़ने की प्रत्याशा जो कार्यकर्ता होते हैं, किसी भी पार्टी के वरिष्ठ होते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर एक सामान्य कार्यकर्ता होता है। तो सामान्य कार्यकर्ता भाजपा का तो राम मंदिर या मोदी जी के नाम पर सक्रिय होगा, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी का कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं टिकट को चाहता है, तो वो जो है उसमें कहीं ना कहीं नाराजी होती है। ये हमने विधानसभा चुनाव में ग्वालियर संभाग में देखा, भिंड में देखा, मुरैना में देखा, बड़नगर में देखा, तो कहीं ना कहीं नाराजी होती है और वो नाराजी छोड़ करके वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। मान करके चलिए यदि लोकसभा के चुनाव में इन 29 में से कांग्रेस को कोई एक आध ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो भाजपा तोड़ करके आ जाए। डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर कांग्रेस से जब बात की जाती है कि वो कहते हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है पाना ही है, और जाहिर सी बात है कि अगर 29 में से देखें तो एक सीट सिर्फ आपके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि 29 में से 29 जीतेंगे। आपने जिस तरह से पहले कहा कि जो चर्चा में बात आई कि आपके वरिष्ठ जो नेता हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं अनिच्छा जताई, और आपने कहा कोई ना कोई वजह से ऐसी चीज़ें हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आपके पीसीसी चीफ भी कह चुके हैं कि युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रतिनिधित्व हम देंगे, तो क्या माना जाए कि अब, क्योंकि पहले हमने देखा पीसीसी चीफ आपके युवा, प्रदेश प्रभारी भी बदले गए, नए बिल्कुल उधर आए, कुछ इसी तरह की चीज़ें मान ली जाए, प्रोडक्ट कर ली जाए कि नहीं अब इस तरह से एक नए तरीके से कांग्रेस दिखेगी इस चुनाव में?
देखिए, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जिस तरीके की अभी रणनीति कांग्रेस और जिस तरह की जो दिशा हम अपनाने जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम एक नई पंक्ति और एक नए नेतृत्व का सृजन करें। एक ऐसी नवतरनाई जो कांग्रेस को एक नया आयाम दे सके और एक नई नई ऊर्जा दे सके। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये चीज आप देखेंगे, आपने बिल्कुल सही आकलन किया। इस बात को लेकर राहुल जी भी बहुत ज्यादा अडिग हैं कि उनको लगता है कि अब इस बदलाव की आवश्यकता बहुत अधिक है, कि जो भी दो ही जो है क्राइटेरिया रखे जाएं। एक तो ये कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े वो नौजवान हो, वो एक दूसरी पंक्ति का लीडर हो, और दूसरा ये कि जो जातिगत जनगणना की बात राहुल जी करते आए हैं, उस बात का भी विशेषकर ध्यान रखा जाए। वंदना जी जब कह रही थी तो उन्होंने एक बात स्वीकारी कि जिस तरीके से कांग्रेस से लोग छिटक कर भाजपा की झोली में चले जा रहे हैं और भाजपा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो ये बात भी आप मान लीजिए कि जिस तरह इस बात को हम इस तरीके से समझें कि राजनीति में एक चीज होती है पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। तो जो भाजपा नई और जल्दी सूची लाने में हमेशा सज्ज रहती है, बहुत कुछ वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट का पार्ट है कि भाई कोई कहीं लड़ नहीं पाया था चुनाव, या कहीं पर उसको नहीं आप मोबिलाइज कर पाए तो उसको कहीं और एडजस्ट कर दीजिए, कहीं किसी की टिकट काटी, किसी को पद नहीं दिया तो उसको कहीं और एडजस्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर केवल नई सूची लाने से अगर रिजल्ट प्रभावित होते, निश्चित तौर पर तैयारी का समय मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा लड़ता है वो अपनी तैयारी करता रहता है सतत अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र क्या में। क्या क्या रोहित जी, हालांकि जिस तरह से हल्का सा एक तैयारी इशारा के तहत रमेश जी ने भी किया था, रोहित जी, कि कहीं ना कहीं ये भी इंतजार है कि जो एक कमजोर जो नाराज, चूंकि जिस तरह से नाम अनाउंस कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो नाराज हैं कहीं ना कहीं उन पर भी कांग्रेस की नजर है। हालांकि वंदना जिस तरह से कह रही कि वो तमाम सारे आ भी रहे, तमाम सारे कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या एक ऐसी भी ये भी रणनीति है कि नहीं उसमें भी देख लिया जाए जो नाराज होकर कांग्रेस में आता है? एक चेहरे को आपने ऑफर भी कर दिया है रोहित जी। भले ही भाजपा ने अभी अपनी सूची जारी कर दी हो, लेकिन चुनावी समय तक आप देखेंगे राजेश जी कि बहुत सारे बदलाव होते हैं। राजनीतिक रूप से एक पार्टी को बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, और कई बार विरोध के सुर आते हैं, तो हो सकता है उस तरीके की परिस्थिति में कैंडिडेचर को बदलना पड़े। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। अभी ये कोई सूची फाइनल हो गई है भाजपा की, या ये वो चुनाव लड़ी जाएंगे सारे, ये बात तो वंदना जी स्वीकार, वंदना जी वक्त का मैं छोटा कमेंट सुनूंगा, वंदना जी जवाब देंगे। तो लाजमी तौर पर खुली हुई है कि कोई भी परिस्थिति बदलती है अभी तो वो चीज होगी, लेकिन जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भाजपा करती आई है उसके तहत उनको पता रहता है कि किस आदमी को कहां प्लेस करना है। चलिए वंदना जी जवाब जारी करने में अगर जल्दबाजी कर भी दे तो मुझे लगता है कि कोई नई बात नहीं। ठीक है रोहित जी। वंदना जी देखिए रोहित जी, आप पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम इतना बड़ा दल है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, फिर भी कम से कम हमसे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स करते आता है और अपनी समय से पहले सूचियां हम जारी कर देते हैं। आप अपना ध्यान दीजिए कि आप सूची कब जारी करने वाले हैं, तिथि बताइए कि कब आपकी पहली सूची आने वाली है, 2 चरणों में करेंगे, क्या करने वाले हैं। हमारी पार्टी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ता है, किसी को कोई चिंता नहीं रहती है कि हमारा नाम आएगा कि नहीं। हमारे यहाँ चुनाव लड़ता है कमल निशान, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, यही हमारा मूल सिद्धांत है और इसी को मानकर हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता और व्यवस्था आधारित पार्टी है। यहाँ जिस कार्यकर्ता को जो कार्य दे दिया जाता है। चलिए वंदना जी वक्त समय में रमेश जी से छोटा सा कमेंट चाहूंगा। रमेश जी उसी बात को, वंदना जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। वो कहते हैं हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं, हमारा जो सिंबल है, हमारा जो चिन्ह है कमल, या फिर मोदी जी की गारंटी है वो है। कांग्रेस में ये अंतर है कि कहीं ना कहीं अगर जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, कैंडिडेट ही उसकी क्या वहां पर जमावट है, क्या कुछ उस क्षेत्र का गुणा गणित है, क्या कुछ समीकरण है, चाहे वो जातिगत फैक्टर हो, अन्य फैक्टर हो, कहीं ना कहीं ये जो तमाम सारे पैमाने हैं उस पर कांग्रेस उन कसौटियों पर जो खरा उतरेगा उसी को कैंडिडेट को वो चुनाव लड़ाएगी। ये अंतर बीजेपी और कांग्रेस में सर। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार कांग्रेस बहुत सोच समझ करके टिकट देगी। हालांकि विधानसभा में भी उन्होंने बहुत सावधानी बरती थी, लेकिन चूंकि वातावरण बहुत अलग था, राम मंदिर की पूजन हुई थी, राष्ट्र संस्कृति का वातावरण था, वो वातावरण अभी बना हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जो 7-8 सीटों पर उनको विधानसभा चुनाव में उम्मीद दिखी है, भिंड की हो सकती है, मुरैना की हो सकती है, छिंदवाड़ा उनके पास ऑलरेडी है ही, जबलपुर की सीट हो सकती है, तो कुछ सीटों पर उनको कुछ उम्मीद जो जगी हुई है, उस उम्मीद पर वो कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े करेंगे
जो अच्छी, अगर जीत नहीं सकते तो टक्कर अच्छी दे सकते हैं। जैसा कि आपने भी खुद कहा कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर एक सीट से एक बढ़ा भी लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि होगी। इसलिए कांग्रेस इस बार उम्मीदवार को लेकर के बहुत सोच समझ करके टिकट देगी, जो जाति को ध्यान में रख करके टिकट देगी, युवाओं को ध्यान में रख करके टिकट देगी, और क्षेत्र की को ध्यान में रख करके टिकट देगी, और आदिवासी फैक्टर को बहुत ज्यादा फोकस करेगी, और आदिवासी सीट पर मान करके चलिए कि कांग्रेस अपेक्षाकृत ज्यादा ताकत लगाएगी। चलिए, बेहतर बात हो रमेश जी, विधानसभा चुनाव के समय आदिवासी बेल्ट पर कांग्रेस को अच्छी सफलता भी मिली है और मुझे लगता है कि शायद ये भी उनके एक रणनीति का पार्ट होगा। तो जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर बात की जाए, अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ सीटों पर, और कांग्रेस अभी पूरी 29 की में से 29 में जो स्थिति है, देखना होगा कब उनके 5 नाम और इनकी पूरी सूची कब आती है। लेकिन फिलहाल सूची को लेकर, जो प्रत्याशियों को लेकर पशुपेश है, अब देखना होगा कब ये चीज़ें क्लियर होती। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो समय है, जो समर है, वो नज़दीक है और यही कारण है कि अब टीमों का इंतज़ार है। हालांकि 24 जो नाम हैं वो बीजेपी के सामने आ चुके हैं, 5 बाकी है। कांग्रेस को भी पूरी 29 सूची जारी करना है। लेकिन कुल मिलाकर किस तरह का मुकाबला होगा, किस तरह का समीकरण होंगे, कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, कुछ दिन में हमें वो भी देखने को मिलेगा। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।